बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है। अ सर्कल हैज़ एन एरिया दिस मच मीटर स्क्वायर मीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एरिया तो गिवन है सर्कल का। पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ अ सर्कल, और यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि सर्कल के लिए एक रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है जब भी हमने एरिया पेरीमीटर करना है। ठीक है, चूँकि वो कह रहे हैं फाइंड द सर्कमफेरेंस, तो ज़ाहिर बात है सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है दैट इज़ 2πr ऑफ अ फुल सर्कल। ठीक है, तो हमने इसको 3.14 जो है ये पाई की वैल्यू होती है हमेशा, ऑलवेज़ आपने ये पुट करना है। आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है, सो आई कैन नॉट फाइंड। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि गिवन क्या है। हमें पता है कि एरिया जो है 36.4 है, तो हम सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एरिया की वैल्यू यहाँ पे पुट इन कर दिया, 36.4 इज़ इक्वल्स टू पाई की वैल्यू क्या था 3.14 टाइम्स आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर तो मेरे पास है नहीं है, तो इसलिए आर स्क्वायर रहेगा ये। जब मैंने यहाँ से इक्वेशंस हमने करे हैं, और इक्वेशन पे हमने जब इसको सब्जेक्ट बनाना है या इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो हमें इसको यहाँ पे इसको अकेला करना है ना। और किस तरह से हम इसको अकेला कर सकते हैं, हम ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3.14 इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं 36.14 को, ये 36.4 को जब मैं डिवाइड करूँगा 3.14 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.59, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11.6 के इक्वल है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11.6। ठीक है, और अब यहाँ से मैंने अगर आर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें इसका कुछ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट हम क्यों लेंगे, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं, इसलिए उसको कैंसिल कर देगा। सो हमारे पास आर की वैल्यू जो बनेगी दैट वुड बी, हमने इसका स्क्वायर लिया तो दैट वुड बी 3.4 स्क्वायर रूट लेने के बाद। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया 3.4 आ गया। अब ये जो आर की वैल्यू थी ना, ये आपने इस जगह पे फिट कर देनी है। दैट मीन्स 3.4 यहाँ पे लगा दिया हमने। और अब हम देखेंगे कि 2 टाइम्स 3.14 और टाइम्स कर लेते हैं हम उसको 3.4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.35। ठीक है, 21.35। सो दिस विल बी सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस के लिए हमारे पास जो यूनिट होगा, हम यहाँ पे देखेंगे मीटर स्क्वायर है, इसलिए ये मीटर होगा। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 21.35 मीटर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट डी है इसका। यहाँ पे वो रिक्वायर करें फाइंड द एरिया ऑफ अ काइट whose diagonals have lengths 40 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले एक काइट के बारे में पता होना चाहिए कि काइट की डायग्राम होती क्या है। सो काइट के जो नीचे वाले दो साइड्स होते हैं ना, जो उसके, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और ऊपर वाले भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन होता है कि ऊपर वाले थोड़े छोटे होते हैं लेंथ में ना। ठीक है, मैं शायद यहाँ पे सही नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं और उसको मॉडिफाई कर देता हूँ कि ऊपर वालों की लेंथ जो है वो छोटी है। ठीक है, और नीचे वाले जो हैं साइड्स वो लॉन्गर हैं। ठीक है, इसको काइट कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल के एक टाइप है ये। और अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि इसका एरिया ढूंढना है। अब हमारे पास काइट के लिए कोई सेट फॉर्मूला नहीं है एरिया के लिए, लेकिन हम इसको ढूंढ सकते हैं इसको बाय डिवाइडिंग दिस इनटू टू सेगमेंट्स। किस तरह से, लेट्स सी। वो कह रहे हैं कि डायगोनल्स जो है ना, उनकी लेंथ 40 और 70, डायगोनल्स इनको कहते हैं जो ऑल्टरनेट वर्टिसेस को लाइंस जॉइन करती है ना, उनको डायगोनल कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, एक रेक्टेंगल है, तो इसके डायगोनल्स जो होंगे ना, ये ऑल्टरनेट वर्टिसेस को जो लाइंस जॉइन कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल्स। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने काइट के डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए, और उन्होंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक जो डायगोनल है ना, दिस इज़ 40, और यहाँ से यहाँ तक जो डायगोनल है दिस इज़ 70। ठीक है, अब हमारे पास अगर देखें हम थोड़ा सा गौर से, तो हमारे पास इसमें ट्रायंगल्स बन रही हैं। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को शेड करता हूँ आपके लिए, एक ट्रायंगल बन गई। और इस ट्रायंगल की जो लेंथ, ये जो बेस है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है।
base multiplied by height divided by 2. So this is the formula of triangle, area of triangle, right? अब हमने इसकी वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास क्या निकल रही है। बेस इसको कहते हैं जहाँ पे ये ट्राइंगल यूँ स्टैंड कर रही होती है, ये 70 के, देखें ये 70 इसके पैरेलल देखें, बेस 70 है उसकी। हाइट ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये है ट्राइंगल की हाइट। तो ये हो गई 40 का हाफ कर दें, दैट वुड बी 20, और हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं उसको, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 700। एरिया है चूँकि तो इसलिए cm² में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इसलिए ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ द काइट, एरिया ऑफ काइट जो है दैट वुड बी, चूँकि 2 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे इसलिए डबल कर देंगे हम इस ट्राइंगल की वैल्यू को, ठीक है। और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है ई पार्ट, और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। A rectangular lawn of length 50 meter and breadth 35 meter is to be surrounded externally by a path which is 2 meter wide. Find the cost of turfing the path at the rate of $3 per square meter. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले हम जब तक ड्राइंग करेंगे तब हम उसको समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। रेक्टेंगुलर लॉन, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर लॉन ड्रॉ कर लिया, ओके। अब वो कह रहे हैं कि इसकी लॉन की लेंथ जो है 50 एंड 35 है। सो दैट मीन्स कि ये वाली साइड जो है ये 50 है, सॉरी ये क्योंकि लॉन्गर साइड नहीं है इसलिए हम इसको 35 करेंगे, लेसर वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और 50 यहाँ पे कर लेते हैं, और साथ में आप मीटर्स भी लिख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। नाउ दिस इज़ टू बी सराउंडेड एक्सटर्नली, अंदर पाथ नहीं बनाना, इसके बाहर हमने पाथ बनाना है। तो मुझे अब ये करना पड़ेगा, ये जो मैंने लिखे थे ना वैल्यूज़, मैं इनको ज़रा अभी हटा दूँ। तो मैं एक एक्सटर्नली पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये पाथ हमने ड्रॉ कर लिया, और मैं थोड़ा सा इसको शेड भी कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये हो क्या रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली ये पाथ है एक, ठीक है। अब ये पाथ ड्रॉ हो रहा है एक रेक्टेंगल के बाहर, एक रेक्टेंगुलर पाथ के बाहर। मैं इसकी वैल्यूज़ अब ज़रा लिखता हूँ यहाँ पे। इसमें हमारे पास था 50 इसकी थी ये लंबाई, लेंथ, और 35 मीटर इसका विड्थ था, ठीक है। ये हमने लिख दिया। नाउ ही सेड कि बाहर जो पाथ है ना वो 2 मीटर्स वाइड है, दैट मीन्स इधर भी 2 मीटर होगा वो, और यहाँ से भी यहाँ 2 मीटर होगा, ठीक है। इसी तरह से इधर भी 2 मीटर है, ठीक है। और ये जो विड्थ है ये भी 2 मीटर्स है। तो अगर मैं इस सबको ऐड करूँ ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ 2 मीटर्स एंड दिस 2 मीटर्स, और ये दरमियान वाला जो 50 है, ठीक है। अगर ये 50 है, ये 2 है और ये 2 है, तो दैट वुड बी 54 मीटर्स हो जाएगा अलॉन्ग विद द पाथ, ठीक है। तो हम इसको 54 मीटर पे ले जाते हैं, हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये 54 मीटर का है, ठीक है, बाहर से। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो ये तो देखें ना 2 मीटर्स तो यहाँ से यहाँ तक है, नीचे भी 2 मीटर्स है यहाँ से यहाँ तक, और इसके इस चीज़ के पैरेलल देखें, क्योंकि इसके पैरेलल 35 है ना, तो ये वाला भी फिर 35 ही होगा। तो ये 2 2 और 35 कितने हो गए, 39 हो गए, ठीक है। और अब हम इसको इरेज करके जस्ट वंस लिख देते हैं कि ये 39 है, ठीक है। मुझे इस तरह से अलग अलग नहीं लिखना, तो सिर्फ समझाने के लिए था। तो दिस इज़ 39 मीटर्स एक्सटर्नल जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, जब भी इस किस्म का जो क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें हमने जो बिगर पिक्चर होती है ना, जो बिगर पिक्चर, उसमें से स्मॉलर पिक्चर को हमने कट करना होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो बिगर पिक्चर क्या है हमारे पास, बिगर पिक्चर है एक बाहर वाला रेक्टेंगल है, ठीक है, वो हम कहेंगे लार्जर रेक्टेंगल, ठीक है, माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है ना।
कहने का मतलब ये, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से आपको डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल था, इसमें से अगर मैं अंदर वाला ये रेक्टेंगल कट कर दूंगा, इसको मैं काट दूंगा, तो हमारे पास ये एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा ना, जिसमें ऑरेंज शेड हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम इसको कट करने लगे, ठीक है। और हम देखते हैं, हम इसके फार्मूलाज पुट इन करते हैं कि किस तरह से ये चल रहा है आगे। रेक्टेंगल का फार्मूला एरिया का क्या होगा, जो बिगर वाली साइड है ना, लार्जर साइड की बात हो रही है, तो उसका क्या होगा हमारे पास, दैट वुड बी 39 टाइम्स 54। और स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 50 टाइम्स 35। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 39 टाइम्स 54, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2106, यानी 2106। और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 टाइम्स 35, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1750। अब जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, 2106 से मैंने मल्टीप्लाई उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 356। सो 356 वुड बी द एरिया ऑफ द पाथ, राइट। अब हमारे पास पाथ का तो एरिया आ चुका, लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ था, यहाँ पे आगे चल रहा है थोड़ा सा। क्या है आगे क्वेश्चन, हम देखते हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग। तो टर्फिंग तो जाहिर बात है ना, यहाँ पे कोई टाइल्स लग रही है ना इस जगह के ऊपर, तो टाइल्स के लिए हमें एरिया ही चाहिए होता है, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बस हमने अब ये करना है कि उसने रेट दिया हुआ है पर स्क्वायर मीटर का, चूँकि ये हमारा स्क्वायर मीटर के साथ आ गया ना ये वाला एरिया, तो इसलिए हमने अब इसको उस रेट से मल्टीप्लाई करना है। सो हमने टोटल कॉस्ट बतानी है उनको, कि कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 356 स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई कर दें आप $3 के साथ। ठीक है, जब हम 356 को मल्टीप्लाई कर देंगे $3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1068, लेकिन $1068। सो दिस वुड बी द फाइनल हमारे पास आंसर होगा उसकी टोटल कॉस्ट का, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको 2 या 3 दफ़ा इसको देखें और आपको ये बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम इसके लिए इस तरह से क्यों करते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल के सिनेरियोज़ होते हैं, और हमने इसको पूरा एक स्टोरी की तरह लेके चलना होता है। प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया जा रहा है और डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद ही हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो आंसर होता है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।